हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्रीपाल ढेवा और आपके लिए अगला लेक्चर लेके आए हैं, वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। स्टूडेंट, इससे पहले अपन ने नर्व जो टिश्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। अब चूंकि अपन को आगे न्यूरॉन डिस्कस करना है तो इसलिए थोड़ा सा बेसिकली अपना रिकॉल करते हैं, रिव्यू करते हैं इस चीज़ का। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा अपन ये पढ़ा था कि जो न्यूरल टिश्यू है या नर्वस टिश्यू है वो किस में होता है, वो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो वो कहाँ पे होता है स्टूडेंट? फोरम्स नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है नर्वस टिश्यू। दूसरा ये आपने ये पढ़ा था कि ये जो इसकी ओरिजिन भी पढ़ी थी स्टूडेंट अपने, कि न्यूरल टिश्यू है उसकी ओरिजिन एक्टोडर्म जर्म लेयर से होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और वहां पे अपन एक एक्सेप्शन देखा था कि जो माइक्रोग्लिया है इसका डेवलपमेंट मेसोडर्म से होता है, और बाकी जो नर्व सेल है या फिर नॉन नर्व सेल्स हैं नर्व टिश्यू की, वो सब किससे डेवलप होती हैं? एक्टोडर्म। ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था, थोड़ा जल्दी अपन डिस्कस करते हैं इसीलिए मैंने पहले लिखा भी हुआ है ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। अगला स्टूडेंट, यहाँ पे अपन न्यूरस जो टिश्यू, इसमें दो प्रकार की सेल्स पड़ी थी वहां पे। पहली है न्यूरॉन या नर्व सेल कह दीजिएगा, और दूसरी स्टूडेंट न्यूरोग्लिया या गलियल सेल्स या फिर गलिया, जिसको आप सिंपली नॉन न्यूरॉन सेल्स भी कह सकते हैं। तो नर्व सिस्टम में दो प्रकार की सेल अपन सामान्य पढ़ते हैं, न्यूरॉन और दूसरी होती है न्यूरोग्लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट कई बुक्स में आपको चार प्रकार के लिखी हो सकती हैं। वहां पे लिखा हो सकता है न्यूरॉन, गलियल सेल, एपेंडिमल सेल्स और न्यूरोसेक्रेटरी। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि एपेंडेमल सेल भी एक प्रकार से न्यूरोग्लिया सेल ही है, और न्यूरोसेक्रेटरी सेल एक प्रकार से सीक्रेटरी न्यूरॉन ही है। इसलिए अपन यहाँ पे अलग अलग उनको चार भागों में ना बांट के यहाँ पे दो भागों में ही बांट रहे हैं। जितने भी नर्व टिश्यू सेल्स हैं, नर्व सिस्टम के सेल्स हैं, वो मोटे रूप से मुख्य रूप से मेनली दे आर टू टाइप्स, वन इज न्यूरॉन एंड अनदर वन इज न्यूरोग्लिया या गलियल सेल्स। ओके, नाउ स्टूडेंट, अपन न्यूरॉन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कई जगह अपन वो ये भी पढ़ते हैं कि न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि स्टूडेंट ये न्यूरॉन है या नर्व सेल है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। ठीक है, ये ह्यूमन में, एनिमल्स में इस लार्जेस्ट सेल होती है। और यहां पे याद रखना कि अपन जब इसकी साइज की बात करते हैं, साइज में दोनों चीजें करते हैं, लेंथ और इसकी डायमीटर भी देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारी जो सेल्स हैं न्यूरॉन है, इनकी जो लेंथ वो अप टू 90 to 100 मीटर सेंटीमीटर, अप टू 90 to 100 सेंटीमीटर, या ये कहूं कि 3 फीट, या यूं कहूं 3.5 फीट, या ये कहूं कि 1 मीटर तक होती है। अपन कहते हैं ना फीट की जो न्यूरॉन है उसकी लेंथ कितनी होती है? अराउंड 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर आप लोग कह सकते हैं। ये तो क्या हो गई, लेंथ तो लंबी ना, कितनी बड़ी है देखिएगा। अब इसके डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट? डायमीटर देखिएगा, मोटाई, ये तो इसकी लेंथ हो गई। इसकी जो विड्थ है, डायमीटर है, ये स्टूडेंट ऑन एवरेज मुख्य रूप से मेनली 10 to 25 माइक्रोमीटर होता है। कई जगह ये भी लिखा हो सकता है कि 4 to 100 माइक्रोमीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑन एवरेज अपन मुख्य रूप से मैंने अधिकांश जो नर्व सेल्स होती हैं उनका डायमीटर क्या होता है? ये होता है 10 to 25 माइक्रोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, माइक्रोमीटर इसका डायमीटर। ये अपने साइज में देख ली। अब यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन नीट में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछ लिया जाएगा आपको कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड डायमीटर ऑफ सोमा। अपने स्टूडेंट ये जो डायमीटर ले रहे हैं, ये सामान्यतः अपन ये जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की उसका लेते हैं, ठीक है ना, इसका लेते हैं। और जो लेंथ लेते हैं ये ऑन, क्योंकि एक्सोन है सबसे बड़ा पार्ट न्यूरॉन का, एक्सोन होता है, इसलिए अधिकांश भाग क्या होता है न्यूरॉन। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए 100 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ लिखी है, तो ये जो क्या नाम है आपका सेल बॉडी है, इसका तो आप लोग कह सकते हैं कि लगभग मान लीजिए 10 माइक्रोमीटर, और बाकी जो लेंथ है वो क्या बची है? वो तो यही बची है ना,
एक्सॉन की लेंथ बची है। तो अब ये रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आगे क्या है स्टूडेंट, और अपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी न्यूरॉन की, आगे डिस्कस कर चुके अपन ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रॉपर्टीज, अगेन बस अपन रिकॉल ही कर रहे हैं। अपन ये भी पढ़ी थी कि न्यूरॉन के अंदर दो मुख्य रूप से प्रॉपर्टीज है, वो एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। यानी एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट हो सकते हैं, और कंडक्टिविटी का मतलब है ये नर्व इंपल्स हैं वो न्यूरॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट हो सकते हैं। फिर अपन स्टूडेंट ये भी पढ़ा था कि न्यूरॉन के फंक्शंस भी पढ़े थे, यहाँ पे नर्व सिस्टम में जब फंक्शन पढ़े थे, तो न्यूरॉन का काम क्या होता है, मुख्य रूप से रिसीव करना, सिग्नल या स्टिमुलाई को रिसीव करना और उसको फिर ट्रांसमिट करना, ये आपने देखा है। और आगे स्टूडेंट आपने ये देखना है कि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो न्यूरोब्लास्ट से होता है। ध्यान रखना कि न्यूरोब्लास्ट है सबसे पहले जो बनती सेल, वो क्या, न्यूरोब्लास्ट। और न्यूरोब्लास्ट फिर किस में डेवलप हो जाती है स्टूडेंट, न्यूरॉन में। तो ब्लास्ट जहां भी वर्ड आता है इसका मतलब है इमेच्योर सेल है, तो ये सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर न्यूरॉन में। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे नीट में भी आ सकते हैं कि मेच्योर न्यूरॉन है उसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है, तो मेच्योर न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लेबोरेटरी के अंदर किस सेल को कल्चर नहीं किया जा सकता, तो लेबोरेटरी के अंदर उस सेल को कल्चर नहीं किया जा सकता जो डिवाइड नहीं कर पाएगी, तो वहां पे भी आंसर क्या आएगा आपको, मैच्योर न्यूरॉन या नर्व सेल आएगा। हाँ, जब सेल बनती है शुरू में तो उसमें डिवीजन कैपेसिटी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट कर जाती है, और मैच्योर सेल के अंदर उसमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना है स्टूडेंट, अपन जो डिवीजन की बात कर रहे हैं वो मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन बनने की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इससे दो न्यूरॉन बनने की बात कर रहे हैं, ये तो नहीं होता है। लेकिन ये जो नर्व का जो एक्सोन है ये पार्ट टूट जाता है, ये नया एक्सोन आ सकता है, जिसको अपन बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ द फाइबर, रीजनरेशन ऑफ द एक्सोन, रीजनरेशन ऑफ द डेंड्राइट्स। ये पार्ट सपोज डेंड्राइट टूट गया तो डेंड्राइट वापस आ सकता है। एक्सोन सपोज इतना टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो ये वापस रीजनरेट हो सकता है। ये कैपेसिटी रीजनरेशन की इनकी जो फाइबर्स में, या यूं कहूं कि एक्सोन फाइबर अपन आगे डिस्कस करेंगे, ये मैंने वर्ड लिखा है स्टूडेंट, नर्व फाइबर क्या होते हैं आगे अलग से ही टॉपिक होगा अपन पढ़ेंगे। तो नर्व फाइबर्स हैं वो जनरेट हो सकते हैं। कहने का मतलब शॉर्ट में आप ऐसे समझिएगा, एक्सोन का पार्ट या डेंड्राइट का पार्ट है, ये टूट जाए तो वापस रीजनरेट हो सकता है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगी, एक सेल से दो सेल नहीं बनेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, अब आगे पढ़ने वाले हैं कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा स्टूडेंट, अपन यहां पे जो स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं वो एक प्रकार से मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, एटिपिकल न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। किसकी, एटिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सोन होता है। ठीक है, एक से ज्यादा डेंड्राइट्स हैं और एक क्या है, एक्सोन है। तो इस प्रकार के न्यूरॉन अपन बोलते हैं मल्टीपोलर। आगे डिस्कस करेंगे, आगे आएंगे टाइप्स आएंगे, तो वहां पे बस यहाँ पे वर्ड लिखा मैंने, इसलिए मैं आपको यहीं पे डिस्कस किया कि होता है क्या। तो यहाँ पे एटिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह कि एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन या नर्व सेल के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो बल्ब शेप फूला हुआ भाग होता है जिसको बोलते हैं साइटोन। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, साइटोन, या इसका दूसरा नाम सेल बॉडी कह दीजिएगा, या फिर इसको स्टूडेंट आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको आप लोग पेरिकेरियन कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेरिकेरियन कह सकते हैं, या स्टूडेंट इसको सोमा कह सकते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है बल्ब लाइक या स्वेलन पार्ट। आगे डिस्कस करेंगे इसकी बात। और न्यूरॉन का दूसरा भाग होता है, दूसरे प्रकार का जो पार्ट होता है उसको स्टूडेंट बोलते हैं नर्व प्रोसेसेस। नर्व प्रोसेसेस, सिंपली कहीं प्रोसेसेस भी लिखा हो सकता है, प्रोसेसेस, या फिर स्टूडेंट दूसरा नाम है इसका न्यूराइट। इंपॉर्टेंट है, न्यूराइट कह दीजिएगा। ये दो पार्ट होते हैं किसी भी न्यूरॉन के, किसी भी मल्टीपोलर न्यूरॉन के। इनको अब अपन एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अपन मैं इसको इरेज करता हूं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। डायग्राम बनाते हैं एक न्यूरॉन का। तो आइए स्टूडेंट अपन इसकी एक टिपिकल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो जैसे अपने पढ़ा था कि जो न्यूरॉन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, साइटोन, एक जो फुला हुआ भाग होता है, तो वो तो क्या है स्टूडेंट, ये है साइटोन। और इस साइटोन से, इस फुले हुए भाग से सेल, साइटोन कह दीजिएगा, जो अलग अलग नाम पढ़े थे, सोमा है, सेल बॉडी है, ठीक है। तो साइटोन या सेल बॉडी से स्टूडेंट फाइबर लाइक साइटोप्लाज्म के प्रोजेक्शंस निकलते हैं, साइटोप्लाज्म के प्रोजेक्शंस निकलते हैं, उनको नर्व प्रोसेस या न्यूराइट्स कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, डेंड्राइट्स और एक्सोन। जो छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं उनको तो अपन बोलते हैं, देखो छोटे छोटे प्रोसेस हैं उनको तो बोलते हैं डेंड्राइट्स, और एक बड़ा प्रोसेस होता है उसको एक्सोन। तो यहां पे अपन स्टूडेंट एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन साइटोन को लेते हैं, सेल बॉडी को लेते हैं स्टूडेंट, साइटोन और सेल बॉडी। तो नाम पढ़ा अपने, सेल बॉडी भी कह सकते हैं आप लोग इसको, साइटोन कह सकते हैं, सोमा भी कह सकते हैं, और पेरिकैरियोन भी कह सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉपर्टीज मैं लिख नहीं रहा हूं, जहां जरूरत होगी वहां पे लिख दूंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अधिकांश मेन जो साइटोप्लाज्म है वो यहीं पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। साइटोप्लाज्म है वो यहीं पे होता है। इस साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, न्यूरोप्लाज्म कह देते हैं, न्यूरोप्लाज्म कह देते हैं। तो मेनली न्यूरोप्लाज्म अधिकांश है वो यहीं पे होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे स्टूडेंट न्यूक्लियस भी यहीं पे होता है। न्यूक्लियस भी कहाँ होता है स्टूडेंट, यहीं पे होता है। तो ये भी मैंने लिख दिया, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट कहाँ होता है, साइटोन में ही होता है। और अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, राउंड होता है इसका। अगला पार्ट ये होता है कि स्टूडेंट इसके अंदर जो साइटोन है, यहां पे ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। यहां पे क्या होता है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहां पे स्टूडेंट गोल्जी अपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होता है स्टूडेंट, लाइसोसोम्स होता है स्टूडेंट। यहां पे फेट ग्लोब्यूल्स होती हैं, ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट यहाँ पे, इसमें इसी पोर्शन में। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें निशल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिखिएगा, निशल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, निशल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये डार्क कलर के होते हैं और वो भी निशल्स ग्रेन्यूल भी यहाँ पे ही प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। एक तो ये हो गया कि निशल्स ग्रेन्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर क्या है, साइटोन। स्टूडेंट थोड़ा सा और भी ध्यान रखना, अपन डेंड्राइट पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे कि डेंड्राइट में भी निशल्स ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। निशल्स ग्रेन डेंड्राइट्स में भी होते हैं और साइटोन में, लेकिन एक्सोन में नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, नीट के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। तो निशल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, बुक्स में बहुत सारे यही लिखा होता है कि साइटोन में है, कहीं पे मिल जाएगा आपको कि वो कहाँ है, कुछ डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये थोड़े डार्क कलर के होते हैं। और निशल्स ग्रेन्यूल के कारण ही साइटोन का कलर क्या होता है, थोड़ा सा डार्क दिखता है, आपको ग्रे कलर का ये पोर्शन दिखेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये होता है क्या है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। निशल्स ग्रेन्यूल्स साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। निशल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं मास, मतलब ये ग्रुप होते हैं एक प्रकार से। किसका मास होता है, किसका ग्रुप होता है स्टूडेंट, ये आपको याद कर लेना। ये होता है राइबोसोम, राइबोसोम्स प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस एमआरएनए, एमआरएनए। अब राइबोसोम भी लिखा हो सकता है कहीं पे, पॉलीसोम भी लिखा हो सकता है। पॉलीसोम आ जाएगा तो एमआरएनए और राइबोसोम अपने आप आ गया। तो ये यहाँ पे इन सब का ये कौन बना होता है, निशल्स ग्रेन्यूल। इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि निशल्स ग्रेन्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ, किसके बने होते हैं, राइबोसोम्स, है ना। और इनके चारों तरफ कौन, ये आरईआर होती है और एमआरएनए। ये एमआरएनए इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, ये जो राइबोसोम है तो यहाँ पे होगा क्या, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो किससे होगा, वो एमआरएनए से, इसलिए एमआरएनए भी यहाँ पे जुड़ जाता है। और अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ये काम प्रोटीन सिंथेसिस का कर सकता है। अब मैं ये नहीं करूँगा, करता ही होगा, तो ये क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स है, आरईआर, एमआरएनए भी है, तो निशल्स ग्रेन्यूल्स कैन डू प्रोटीन सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है स्टूडेंट। तो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप लोग न्यूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, न्यूरल मेम्ब्रेन
आप लोग कह सकते हैं। तो ये आपने डिस्कस किया, साइटोन के बारे में आपने मोटी मोटी बातें यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम्स होता है, फेट ग्लोब्यूल्स होता है स्टूडेंट, और निसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस भी यहाँ पे होता है। ये सब चीजें आपने डिस्कस कर लिया है। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये कैसा होता है, ग्रेन्युलर होता है थोड़ा, क्योंकि निसेल्स ग्रेन्यूल है इसके लिए ग्रेन्यूलर दिखता है आपको, डार्क कलर का दिखता है। और साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। और इसकी मेम्ब्रेन को यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, ये न्यूरल मेम्ब्रेन आप लोग कह रहे हैं स्टूडेंट। ये सब चीजें आप लोगों ने, हम लोगों ने डिस्कस किया है स्टूडेंट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस सोमा सेल बॉडी से निकलने वाले प्रोजेक्शन से, साइटोप्लाज्म के प्रोजेक्शंस के बारे में, जिसको न्यूरल प्रोसेस कह सकते हैं या न्यूराइट कह सकते हैं। तो व्हाट आर न्यूराइट, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से निकलने वाले साइटोप्लाज्म के प्रवर्ध प्रोजेक्शन, उनको आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूराइट्स या नर्व प्रोसेसेस। ये भी स्टूडेंट दो प्रकार के हैं, छोटे होंगे वो न्यूराइट्स होंगे और बड़ा होगा वो एक्सोन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेंड्राइट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन या स्टूडेंट डेंड्रॉन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट हो भी सकता है, नहीं भी। जब अपन टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पे यूनिपोलर न्यूरॉन पढ़ेंगे, यूनिपोलर में डेंड्राइट्स नहीं होते हैं। तो यहां पे इसकी मैं नंबर लिख देता हूं, नंबर 0, 1 और मोर। ये हो सकता है किसी न्यूरॉन में, जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे दिखा रखे हैं तो मोर हो गया। किसी न्यूरॉन में जैसे मैं ये बना रहा हूँ, इसमें एक ही है ना, जैसे बाइपोलर न्यूरॉन में एक डेंड्राइट है, एक एक्सोन है, और ये यूनिपोलर में कोई भी डेंड्राइट नहीं है, 0 डेंड्राइट है, और मल्टीपोलर में ये बहुत सारे यहाँ पे होंगे। तो ये भी आप लोग स्टूडेंट ध्यान में रखना है। अगली बात है इसके बारे में जो खासियत ये क्या होते हैं स्टूडेंट, स्मॉल प्रोसेसेस होते हैं, स्मॉल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। और अगली बात इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, वो ये है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं उनके एंड टेपर्ड होते हैं स्टूडेंट। टेपर्ड मतलब इस प्रकार से नुकीले होते हैं। पूरा जो डेंड्राइट्स है वो यूनिफॉर्म थिकनेस का नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक्सोन और डेंड्राइट्स में डिफरेंस करोगे, वहां पे ये देखोगे कि एक्सोन तो देखो यूनिफॉर्म थिकनेस का है, डायमीटर का है, सेम डायमीटर का, यहाँ पे भी वही डायमीटर और यहाँ पे भी वही डायमीटर। लेकिन डेंड्राइट्स के केस में जो एंड होते हैं वो उनका डायमीटर कम होता है, और ये जो साइटोन से जुड़े हुए भाग इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है। यानी कि ये क्या होते हैं, टेपर्ड एंड होते हैं। इनके एंड क्या होते हैं, टेपर्ड एंड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज देखनी है आपको। दूसरी स्टूडेंट ये जो क्या हो सकते हैं, ये अधिकतर क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड होते हैं, देखिएगा ये मैंने एक डेंड्राइट बनाया, ब्रांच कर दिया, ये इसको बहुत सारे ब्रांचिंग मैंने कर दिए। तो ये बहुत सारी ब्रांचिंग हो सकती है, होती भी है नॉर्मली। तो ये भी आपने देखा। यहाँ पे अगली बात स्टूडेंट क्या रखना है कि निसेल्स ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। अगली बात ये है कि ये क्या करते हैं, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं स्टूडेंट। ये सिग्नल को एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं। रिसीव स्टिमुलाई और सिग्नल, ये एनवायरनमेंट को से रिसीव करते हैं, या तो रिसेप्टर से, है ना, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम रिसेप्टर या फिर एनवायरनमेंट, रिसेप्टर और एनवायरनमेंट से ये सिग्नल को रिसीव करेंगी, और सिग्नल को किसको देंगे, साइटोन को। साइटोन से फिर सिग्नल किधर जाएगा, एक्सोन की तरफ जाएगा। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स कर लेनी है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है कि ये छोटे प्रोसेस है, सिग्नल को रिसीव करते हैं, इसलिए ये एक प्रकार से एफरेंट टाइप के फाइबर्स हुए, क्योंकि ये सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं और दे किसको रहे हैं, साइटोन को। तो साइटोन के रेफरेंस से ये क्या हुए, एक प्रकार से अफरेंट टाइप के हुए, क्योंकि ये सिग्नल रिसीव ये कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म स्मॉल अमाउंट में होता है। अब अगला जो अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, वो क्या है, वो एक्सोन के बारे में है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, और ये आगे अपन स्टूडेंट क्या देखने वाले हैं, एक्सोन के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट एक्सोन है, ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए एक्सोन क्या है। अब एक्सोन देखिएगा, ये इसका प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है, साइटोन से निकला। और एक्सोन स्टूडेंट याद रखना, किसी नर्व में कम से कम और अधिकतम एक ही न्यूरॉन होता है। ये क्या होता है, सिंगल
ईच एंड एवरी न्यूरॉन विल हैव ओनली सिंगल न्यूरॉन, जबकि डेंड्राइट जीरो नहीं भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये अंतर आपने देखा। अगला स्टूडेंट क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट प्रोसेस होते हैं। किसी भी नर्व का कोई यदि सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेस है तो वो कौन है, एक्सॉन। तो ये लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, ये लॉन्ग प्रोसेस हुआ। अगली बात ये कि आप स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ पे डिफरेंस भी करते जा रहे हैं। ये यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है, ये यूनिफॉर्म डायमीटर इसका होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। यूनिफॉर्म है जैसे इस प्रकार से सिलेंड्रिकल है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या, एक्सॉन के साथ साथ में आप लोग इसको न्यूरो एक्सॉन के साथ साथ में आप इसको एक्सिस सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है स्टूडेंट। अब इसका जो एक एंड है स्टूडेंट, एक एंड ये वाला किससे जुड़ा होता है, ये एंड जुड़ा हुआ है इससे साइटोन से, सेल बॉडी से। ध्यान में रखना स्टूडेंट, सेल बॉडी का जो पार्ट इससे जुड़ा हुआ है एक्सॉन से, वो फनेल के शेप का है, त्रिकोण है, और इस भाग को इसको बोलते हैं हिल्लोक स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिल्लोक। ये क्या है, हिल्लोक। और ये क्या है स्टूडेंट, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ साइटोन। हिल्लोक किसका भाग है, साइटोन का ही है, फनेल शेप है, मतलब ये त्रिकोण है। और इससे फिर आगे कौन जुड़ा हुआ होता है, एक्सॉन। तो व्हाट इज हिल्लोक, हिल्लोक इज द पार्ट ऑफ द साइटोन फ्रॉम विच टू विच एक्सॉन ओरिजिनेट और एक्सॉन इज कनेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी क्या है स्टूडेंट, एक्सॉन क्या करता है, ये ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम साइटोन टू इट्स अनदर एंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक्सॉन का क्या काम है कि साइटोन से सिग्नल लेके सिग्नल को अपने दूसरे एंड की तरफ ट्रांसमिट करना है स्टूडेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट इसका जो एंड है, एंड क्या हो सकता है, ये ब्रांच्ड। तो यहां पे मैंने बाइफरकेटेड दिखाया गया, ब्रांच दिखाया गया है। और इसके एंड को क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखना, एक्सॉन एंड को, इसके एंड को क्या कहते हैं, एक्सॉन एंड, एक्सॉन एंडिंग कह दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप इंपॉर्टेंट है। और इसका जो एंड का ये भाग है, जैसे मैंने इसको मैं लिख देता हूं एक्सॉन एंडिंग। ठीक है स्टूडेंट। और इसका जो भाग, ये इसका जो एंड है, ये स्वेलन है, बल्ब के रूप में है। इसको आप लोग सिनेप्टिक नोब कह दीजिएगा या प्री सिनेप्टिक नोब कह दीजिएगा। ठीक है, ये भी आपको स्टूडेंट ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट चीज बात ये रखिए कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, फेट ग्लोब्यूल्स जो साइटोन में होते थे वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। नीसेल्स ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना आपको। और अगली बात ये है कि स्टूडेंट ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन कुछ एक्सॉन ब्रांच हो सकता है, बीच से इससे एक ब्रांच और निकल सकता है, एक और ये जो है ब्रांच निकल सकती है। इसको कोलेटरल फाइबर कहते हैं स्टूडेंट। इसको क्या कहते हैं, कोलेटरल फाइबर। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको इससे ब्रांच, बीच से निकलने वाले ब्रांच को क्या कहते हैं, कोलेटरल फाइबर। इसको साइड में निकलने वालों को कोलेटरल फाइबर कहते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है स्टूडेंट। अब देखिएगा, ये सिग्नल को साइटोन से लेते हैं और अपने एंड की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ध्यान में रखना स्टूडेंट, सिग्नल्स है वो इस न्यूरॉन, ये पूरा न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन में जाएगा। तो यहां पे एक जो कनेक्शन है उसको अपन बोलते हैं सिनेप्स। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइनेप्स। साइनेप्स ये अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज साइनेप्स, तो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा और यहां पे डिस्कस कर लूंगा, बता देता हूं आपको कि ये जो एक्सॉन है ये क्या होता है, ये सामान्यतः ये इसके चारों तरफ ग्लियल सेल्स की कवर होती है, ग्लियल सेल्स की कवरिंग होती है। ये देखिए मैंने ग्लियल सेल्स की कवरिंग बना दी है, ये आप लोग ध्यान में रख लेनी है, ग्लियल सेल्स की कवरिंग है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। यहां पे मैं जो ग्लियल सेल ले रहा हूं वो स्वान सेल ले रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं स्वान सेल्स। कौन सेल है, स्वान सेल्स। और ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है ना, ये क्या स्वान सेल का न्यूक्लियस है। ये देखिएगा, ये हर सेल में स्वान सेल का न्यूक्लियस, मैं लेबल नहीं कर रहा हूं, स्वान सेल का न्यूक्लियस है हर सेल के अंदर। और आगे देखिएगा कि ये जो
यहाँ मैं हटा रहा हूँ इसको, कोलेट्रल फाइबर को यहाँ पे हटा देता हूँ, तो ये सेल मैं बड़ी बना देता हूँ थोड़ा सा ताकि ईजी रहे। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको स्वांसन सेल है, दो स्वांसन सेल के बीच में जगह है जिसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ये आपको ध्यान में रखना। अब स्टूडेंट ये जो है स्वांसन सेल है, ध्यान में रखना स्वांसन सेल लिखा मैं। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि ये जो मैंने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम का है या सेंट्रल नर्व सिस्टम का है? ध्यान में रखना, मुझे आंसर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग ये वीडियो में बताइएगा, ग्रुप में बताइएगा कि ये कैसी सेल है, पेरिफेरल सिस्टम की है या फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम की है और क्यों है, इसका आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये आप लोग ये जो स्वांसन सेल है ये एक फेट लाइक सबस्ट्रेट माइलिन का सिक्रेशन कर भी सकती है, यदि करती हैं तो ये इसके चारों तरफ इसकी माइलिन की शीट बन जाएगी, ठीक है ना। ये देखिएगा माइलिन की शीट मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे माइलिन शीट बना रहा हूँ, ये देखिए मैंने माइलिन शीट में लिख भी हूँ, ये देखिएगा, और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट माइलिन शीट ये आपने पढ़ ली, इसका मतलब है ये जो न्यूरॉन है ये माइलेटेड या मेडुलरी न्यूरॉन, आगे टाइप्स पढ़ेंगे वहां पे अपन अलग से बनाएंगे डायग्राम, बस यहाँ पे मैंने बेसिक चीजें ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनाई है, तो यहाँ पे मैंने ये भी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। तो ये अपने डिस्कस इसके बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक और बात यहाँ पे आप लोग डिस्कस देख सकते हैं कि देखो ये तो डायरेक्शन है ही सिग्नल ट्रांसमिशन की, ठीक है ना, डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सोन एंडी तक यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है इसको आप लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म को यहाँ पे जो न्यूरोप्लाज्म है इसको अपन बोलते हैं, एक्सोन है तो एक्सोप्लाज्म, ठीक है, और एक्सोन के मेम्ब्रेन को यहाँ पे स्टूडेंट एक्सोलीमा कहते हैं, एक्सोलीमा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। तो व्हाट इज एक्सोलीमा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन। व्हाट इज एक्सोप्लाज्म? न्यूरोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सोन रीजन। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बातें हैं, ये आपको देखना है। और यहाँ पे ये माइलिन शीथ किसी में हो भी सकती है किसी में नहीं हो सकती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ये चीजें। अब देखिएगा ये सेल है, ये न्यूरॉन है, अगली न्यूरॉन को सिग्नल देगा तो वो किसके द्वारा देगा? साइनेप्स के द्वारा। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज साइनेप्स, व्हाट इज साइनेप्स। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ साइनेप्स क्या है, मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। साइनेप्स इज द जंक्शन और कनेक्शन बिटवीन axon ending of one neuron and dendrites of the next neuron, ठीक है। तो यानी पहले न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन इससे आगे आने वाला है। न्यूरॉन ऐसे चलते हैं स्टूडेंट, देखिए ये सेल बॉडी डेंड्राइट्स है और ये देखिएगा ये चलते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए ये डेंड्राइट्स है, ये पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो ये एक्सोन एंडिंग ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन और डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन बोलते हैं साइनेप्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना स्टूडेंट। इस साइनेप्स में यहाँ पे ये जो साइनेप्स मैंने बनाया है ये साइनेप्स है, ये गैप है, यहाँ पे साइनेप्स, यहाँ पे बेटा ये दोनों न्यूरॉन एक दूसरे से फिजिकली टच में नहीं होते हैं, यहाँ पे गैप होता है, वो गैप को अपन बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक गैप, और ये लगभग 200 एंगस्ट्रम होता है, यानी कि आप 20 नैनोमीटर ले लीजिएगा आप लोग, 20 नैनोमीटर का गैप होता है इन दोनों न्यूरॉन के बीच में, इसके नर्व एक्सोन एंडिंग और दूसरे के डेंड्राइट्स के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान रखिएगा अब कैसे सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। तो ये न्यूरॉन, ये फर्स्ट न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसमिट सिनेप्स के द्वारा करेगा विद हेल्प ऑफ सम केमिकल्स जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये भी मैं ध्यान में रख देता हूं, लिख देता हूं, न्यूरोट्रांसमीटर्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो न्यूरॉन है अगले न्यूरॉन को इंपल्स देगा, सिग्नल भेजेगा, किसके द्वारा? किसके थ्रू? साइनेप्स के थ्रू। और किसकी हेल्प से? कुछ केमिकल। वो केमिकल क्या करते हैं? इस पहली न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब में वेसल्स होते हैं जिसको सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं। ये वेसिकल्स क्या करते हैं? इसमें जो केमिकल है ये भरे रहते हैं,
जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये यहाँ पे आके ब्रस्ट हो जाती हैं और ये केमिकल बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं स्टूडेंट। तो जैसे ये केमिकल डिफ्यूज होगा, यहाँ से केमिकल है ये डिफ्यूज होगा, अगले न्यूरॉन के पास में चला जाएगा। मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अगले सेल के अंदर में भी नर्व इंपल्स जनरेट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल साइनेप्स के द्वारा विशेष प्रकार के केमिकल जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, इसकी हेल्प से जाते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट मैं दो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिख देता हूँ। पहला है एसेटिल कोलाइन, इंपॉर्टेंट है, इसको ACS शॉर्ट में बोलते हैं, है ना। और दूसरा स्टूडेंट एड्रेलिन, ये हार्मोन है। तो ये दोनों क्या है स्टूडेंट, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। तो ऐसा सिनेप्स जिसमें केमिकल के द्वारा, केमिकल की हेल्प से एक न्यूरॉन के एंडिंग से अगले के डेंड्राइट तक सिग्नल जाते हैं, इस प्रकार के साइनेप्स को बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। ठीक है। तो इसके बीच में जो गैप होता है लगभग कितना होता है, 20 नैनोमीटर का होता है। कुछ साइनेप्स क्या होते हैं, इसमें गैप बहुत कम होता है, यानी कि वहां पे ये जो एंडिंग है ये अगली जो न्यूरॉन की बहुत पास में होती है, गैप बहुत कम होता है, लगभग आप कह सकते हैं कि 2 नैनोमीटर के लगभग हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ तो 20 नैनोमीटर है, यहाँ पे 2 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण होता है। तो इस प्रकार के सिनेप्सिस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक साइनेप्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक साइनेप्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल जो सिग्नल यहाँ से यहाँ आता है, तो इस अगली सेल के डेंड्राइट्स में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अपने आप ही। जैसे होता है ना, अपने एक वायर के पास में अपन जाते हैं तो वो अपने को खींच लेता है। जैसे आपने पढ़ा ना जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई कंडक्टर लेके जाते हैं तो उसमें अपने आप करंट आ जाता है, लाइक दैट, है ना। तो जैसे ही, क्योंकि ये जो है नर्व एंडिंग है इसके पास बहुत नजदीक है, जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक कंडक्शन या आया है, ये चार्ज आया है, पोटेंशियल आया है, तो इसके प्रभाव में ये आने पर इसमें भी कंडक्शन शुरू हो जाता है। इस प्रकार के साइनेप्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक साइनेप्स। तो ये भी आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन ने बेसिक पढ़ी है, ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी। अब आगे अपन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ने वाले हैं, नर्व फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और भी कई चीजें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।